Hello everybody, welcome to Be Nirvana. So, आज हम लोग मटेरियल साइंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारा आज का गुरुवचन पढ़ लेते हैं। That is, material science is that study of substances that make our world possible. Understand the material and you shape the future. ठीक है, तो हमें मटेरियल साइंस क्यों पढ़नी है? हमें मटेरियल साइंस इसलिए पढ़नी है ताकि हम उसे समझ सकें और हमारे आने वाले भविष्य को आगे अच्छा शेप कर सकें। तो आज के टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम कवर करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर हार्डनेस टेस्टिंग, फटीग टेस्ट एंड क्रीप टेस्ट और फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आज हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए आ जाते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक पर। तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिहेवियर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ दिस ग्राफ। ये आप ग्राफ देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन पर। ये ग्राफ बेसिकली इस टॉपिक के अंदर सबसे मेन चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ आपको इस ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए। ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ है? ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, ठीक है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। आओ देखो, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है आप सबकी समझने के लिए। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूँ। तो मेरे पास एक क्या ग्राफ है, इसके अंदर मैंने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, मैंने वाई एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर से मेरा ग्राफ मैंने प्लॉट करा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क करे हुए हैं। ये ग्रीन से मार्क करा हुआ है, ये रेड से, रेड से, रेड से, ठीक है। इनको मैं भी लेबलिंग करूंगा। ये ग्राफ है मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं वो भी नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस इज बेसिकली योर फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज बेसिकली द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये होती है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया एंड चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज है दैट इज दिस एरिया, दिस पार्ट ग्लास। हमारे जो ग्राफ है उसका ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसे इसके नीचे वाले रीजन को हम कहते हैं इलास्टिक रीजन और इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट, ओके। तो ये बेसिकली वो लिमिट होती है जहाँ पे हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी ये वो लिमिट होती है जहाँ पे हमारा जो हुक्स लॉ है वो वैलिड होता है। यानी हुक्स लॉ पता ही होगा आपको, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये क्या है? मेरा स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है? स्ट्रेस को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ और स्ट्रेन को मैं इस ईटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन गिव्स मी ई। ई क्या है? ई इज आर यंग्स मॉड्यूलस, ओके। तो मेरा सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? मेरा ये ग्राफ है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, जिसके अंदर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। ये वाला जो मेरा पार्ट है ये क्या बताता है? ये मेरे को बताता है कि यहाँ पे मेरा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ? इस चीज़ को मैं कहता हूँ हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। वेरी गुड। अब इसी रीजन को मैं क्या कहता हूँ? इसी रीजन को मैं कह सकता हूँ दैट इट इज माई इलास्टिक रीजन। ये जो मेरा रीजन है इट इज माई इलास्टिक रीजन, ठीक है। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेरा जो मटेरियल है अगर मैं उसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो उसकी कुछ चेंज इन लेंथ होगी। तो फिर उस चेंज के बाद जैसे ही मैं स्ट्रेस को रिमूव करूंगा मेरा वो वापस मेरे पास ओरिजिनल मेरी जो लेंथ होगी वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट तक, मतलब कि यहाँ तक जो मेरा पॉइंट है, यहाँ तक जितना मेरा स्ट्रेस की मेरी रीडिंग होगी, मैं वहाँ तक जब मैं एक रबर बैंड को या किसी भी एक ऐसी इलास्टिक मटेरियल को स्ट्रेच करूँगा और फिर वो स्ट्रेस हटा दूंगा, तो फिर मेरा जो मटेरियल है वो वापस से उतनी लेंथ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ का पहला पार्ट, ओके।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये रहा वो फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो अब यील्ड पॉइंट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। फिर से हम इधर आ जाते हैं। तो यील्ड पॉइंट क्या है, मैं फिर से ये थोड़ा सा आपके लिए क्लीन कर देता हूँ। तो यील्ड पॉइंट, अब ये वाला जो मेरे रेड से मार्क्ड पॉइंट है ना, ये वाला, ये है मेरा यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां से मेरा जो इलास्टिक रीजन है वो खत्म हो जाएगा और मेरा जो प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन वाला रीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन, अब देखो इस चीज़ को समझने के लिए एक सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप समझो आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है। अब आपने उस रबर बैंड को स्ट्रेच करा और फिर आपने उसे छोड़ दिया, तो वो अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। इससे स्ट्रेच हुआ होगा और फिर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करा। ठीक है, तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद फिर आपने स्ट्रेस हटाया तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ गया। तो वो यहाँ पर इस रीजन में अभी लाई कर रहा है। फिर आपने क्या करा, फिर आपने उसी रबर बैंड को और बहुत जोर से खींचा, इतनी जोर से खींचा कि वो रबर बैंड के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये इस रीजन के थ्रू होते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। ये पॉइंट क्या होता है, दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, ये क्या है, ये हमारा होता है यूटीएस पॉइंट, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट, मतलब कि ये आपका वो पॉइंट होता है जहाँ तक आपकी एक मैक्सिमम, एक आप मटेरियल की स्ट्रेंथ या एक मटेरियल पे आप कितना स्ट्रेस लगा सकते हो वो अचीव पॉइंट कर सकते हो। ठीक है ना, वो पॉइंट होता है ये। मतलब कि आपने समझो इसी बीच में जब आप इसको पूरा स्ट्रेच कर रहे थे, एक ऐसा पॉइंट आया होगा जितना आपने इतना स्ट्रेस लगा दिया कि हमारा बस रबर बैंड जो है इतना स्ट्रेच हो चुका है कि अगर आप इससे ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं होगा, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, वो एकदम से टूट गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट समझ में आ चुका होगा आपको क्या है, मतलब कि यहाँ पे मेरा प्रोपोर्शनल जो रीजन है, इलास्टिक रीजन है, वो खत्म हो जाता है, प्लस और जो मेरा जो प्लास्टिक रीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ प्लास्टिक रीजन मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला रीजन, यानी कि रबर बैंड मेरा टूटने वाला हो चुका है, मतलब वो जो वापस आ रहा था ना इलास्टिक वाला मटेरियल था, वो अब नहीं आ रहा है। यूटीएस क्या होता है, दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि कितनी मैक्सिमम एक आपने स्ट्रेस अप्लाई करा है उसके उस मटेरियल के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब कि अब मेरा मटेरियल जो है वो टूट चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, दैट इज द पैराडॉक्स। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि आयरन ज़्यादा इलास्टिक है या रबर ज़्यादा इलास्टिक है। अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई रबर ज़्यादा इलास्टिक है, क्यों, क्योंकि वो तो हमें दिख रहा है ना खिंचता हुआ। लेकिन मेन चीज़ ये है दैट इलास्टिसिटी इज बेसिकली कि कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल शेप, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इट इज बेसिकली यू आर प्रिवेंटिंग द चेंज, ठीक है ना, इन योर ओरिजिनल शेप। इसी चीज का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा अगर हम आयरन है, अब आप चलो एक और एग्जांपल, आपके पास एक स्टील की चम्मच है, आपने उसे मोड़ा, आज जितनी फोर्स आपने उसे मोड़ने में लगाई, अगर आप उतनी फोर्स एक रबर बैंड में लगाओगे तो हो सकता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए, वो टूट जाए, है ना। लेकिन हम रबर बैंड में बहुत कम फोर्स लगाते हैं कंपेयर टू स्टील स्पून को बेंड करने में। इसका मतलब ये कि एक स्टील स्पून जो है, एक आयरन जो है, वो अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन करने में ज्यादा फोर्स, मतलब वो ज्यादा कैपेसिटी रखता है कंपेयर टू अ रबर बैंड जो कि स्ट्रेच होने में इतनी कैपेसिटी नहीं लगता है। इसको हम किस मेथड या किस क्वांटिटी से देख सकते हैं, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। मतलब कि अगर किसी चीज़ का यंग्स मॉड्यूलस कम है तो फिर उसका मतलब ये होगा कि वो इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ का यंग्स मॉड्यूलस जो है वो हाई है तो फिर इसका मतलब वो इलास्टिक है अच्छे से। ठीक है, चलो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक कवर। इसके बाद अब हम आ जाते हैं हार्डनेस टेस्टिंग पे। अब हम आ जाते हैं हमारे हार्डनेस टेस्टिंग पे। ठीक है, इसके दो
मेन क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर आपको चेक करना है कि एक मटेरियल कितना हार्ड है, तो आप या तो उसे चेक कर सकते हो एक क्वालिटेटिव मीन्स पे, या फिर आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हो, दैट इज़ क्वांटिटेटिव टेस्ट के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मोस स्केल के बारे में। ये कैसा स्केल है? ये एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर बेसिकली आपके पास 10 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 10 अलग-अलग एलिमेंट्स होंगे और आपको उन एलिमेंट्स के थ्रू किसी भी मटेरियल को स्क्रैच करना है, और आपको पता चल जाएगा कि जिस मटेरियल से वो स्क्रैच हो रहा है तो मतलब उसकी कितनी हार्डनेस है कंपेयर टू ऑल दीज 10 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या है वो? क्या? टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। ठीक है ना? मतलब कि अब आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, आपने उस मटेरियल के ऊपर किसी ये भी एक एलिमेंट से स्क्रैच करा, ठीक है ना, समझो डायमंड हो गया, तो फिर वो डायमंड से स्क्रैच करा तो आप फिर उसको क्वालिटेटिवली कह सकते हो कि यार ये तो डायमंड से ही स्क्रैच हुआ था, तो मतलब ये तो 10 है इसकी हार्डनेस लेवल। ठीक है, तो मतलब वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, इसका अब क्या होता है मेन, इस चीज़ को लर्न करने के लिए ना, ये सारे जो आपके 10 के 10 एलिमेंट्स हैं, इनको लर्न करने के लिए एक मैंने निमोनिक ढूंढा था आप सभी के लिए, दैट इज द टेरिबल जाइंट्स कैन फाइंड ऑल पुलिश क्वींस ट्रैप्ड कॉन्फिडेंटली डाउनस्टेयर्स। मतलब ये आपका टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपास, कोरंडम एंड डायमंड। ठीक है, तो आप इस निमोनिक के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई और निमोनिक पसंद है आप उसे भी लर्न कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपको ये 10 के 10 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, ताकि आप इसे, अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डनेस टेस्टिंग का मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट कैसे कर सकते हो, क्वालिटेटिवली अगर आपको इस चीज़ को टेस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट के ऊपर। बेसिकली ये आपके ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपकी कितना मटेरियल हार्ड है उस चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं। मतलब आप ये देखो तो ये बहुत ही वेग तरीका था, कह सकते हैं हम कि ये बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ स्पेसिफाइड तरीका, मतलब इट्स नॉट अ स्पेसिफाइड वे ऑफ टेलिंग कि कौन सा मटेरियल हार्ड है। तो उसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन को हमने यहाँ पे एक दूसरे तरीके, हमने नहीं मतलब दूसरे दूसरे जो हमारे रिसर्चर्स थे, ठीक है ना, इंजीनियर्स थे, उन सभी ने ये तरीका बनाया, दैट इज ब्रिनल, विकर्स एंड रॉकवेल, और एक होता है नूप। ओके, तो ब्रिनल क्या है? दैट इज एक, मैंने इसका यहाँ पे पूरा टेबल बना रखा है, टेबल के थ्रू बताता हूँ। तो ब्रिनल क्या है? ये हमारा एक टेस्ट मेथड है जिसके अंदर इंडेंटर टाइप क्या होता है, दैट इज 10 की टंगस्टन या टंगस्टन कार्बाइड बॉल। ठीक है, 10 या तो आपके पास टंगस्टन कार्बाइड बॉल होगी या फिर आपके पास एक हार्ड एंड स्टील बॉल होगी। ठीक है, ये बेसिकली आज से 50 साल पहले यूज़ होता था। ठीक है, आज के टाइम पे हम टंगस्टन कार्बाइड बॉल का ही यूज़ करते हैं। ये क्या मेजर करता है? सरफेस एरिया डायमीटर ऑफ द डेंट। मतलब कि अब आप फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये मटेरियल है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर क्या करा, मैंने अपनी स्टील बॉल से उसके ऊपर एक इंडेंट मारा। मतलब मशीन दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास एक मशीन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटल है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास, ये जो हमारा हार्ड एंड स्टील बॉल है यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या करती है, ये हमारे उस मटेरियल के ऊपर एक ऐसी सी गोल कलर की, गोल कलर कह रहा हूँ मतलब गोल शेप की इंडेंटेशन मार देती है। ठीक है, जिससे कि हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारा उस डेंट का कितना डायमीटर है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो हमारा कितनी हार्ड हमारा वो मटेरियल था। ठीक है, ये बेस्ट किस चीज़ तर के लिए है, दैट इज़ फॉर कास्ट आयरन, ठीक है ना, या लार्ज फॉर्जिंग्स। की नोट मतलब एक स्लो तरीका है और ये लार्ज विजिबल मार्क छोड़ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पे, दैट इज विकर्स, मतलब कि 136 डिग्री डायमंड पिरामिड। ये रहा, इसका मतलब ये कि एक डायमंड पिरामिड वाली शेप की इंडेंटेशन मारता है और इसका जो ये एंगल है ये 136 डिग्री का है। ये एक माइक्रोडेंट मारेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये बेसिकली प्रिसीजन के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हम इसकी डायगोनल लेंथ को मेजर करते हैं, मतलब मैंने जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया ना कि हम इसके लिए जो ये इंडेंटेशन मारेगा, हम क्या करेंगे, हम इसका डायामीटर जो होगा उसे मेजर करेंगे और बता देंगे कि वो हमारा कितना हार्ड है। ठीक है, उसी के थ्रू मतलब उसी की तरह हम इसमें हमारे जो विकर्स है उसके अंदर हम डायगोनल की लेंथ
मेजर करते हैं और वो बता देते हैं। ठीक है, वेरी थिन फॉइल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोटिंग के लिए या माइक्रो सेक्शंस के लिए। ये बहुत ही प्रिसाइज तरीका है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रॉकवेल। रॉकवेल इज बेसिकली डायमंड कोन के अंदर, मतलब इसके अंदर बेसिकली डायमंड कोन यूज होता है या फिर स्टील की बॉल यूज होती है, ठीक है ना। डायमंड का कोन यूज होता है या फिर इसके अंदर भी आपकी स्टील की बॉल है ना, ऐसी बॉल होती है, वही यूज होती है इंडेंटेशंस करने के लिए। ये रही इसकी वाली मशीन, ठीक है। ये क्या है, इंडस्ट्रियल टेस्ट है जिसके अंदर से द डेप्थ ऑफ द डेंथ rather than just the width, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास ये डायमीटर तो था ही, लेकिन अब आप समझो ये मेरे एक एक्चुअल सरफेस की वो होगी ना, अगर मैं इस बॉल को यहाँ नीचे से दब छोड़ देता स्टील बॉल को, तो ये मेरा सरफेस हो जाएगा और ये मेरी बॉल हो जाएगी। तो रॉकवेल के अंदर ये वाली जो लेंथ है ना, मैं रेड से बना रहा हूँ, ये वाली जो लेंथ है डायमीटर के साथ साथ ये वाली लेंथ जो है, इसको भी देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, फास्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन टेस्टिंग इन फैक्ट्रीज, क्विकेस्ट तरीका है, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट डिजिटल रीडआउट भी दे देता है। ओके, अब हम बात करते हैं नूप, मतलब कि इलोंगेटेड रोम्बिक डायमंड। इसकी कैसे सी होती है, बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आप सभी के लिए। तो ये कुछ डायमंड सी शेप का आप कह सकते हो, रोम्बिक डायमंड है, ठीक है। ये भी आपका इंडेंटेशंस छोड़ देता है हमारे सरफेस के अंदर, ठीक है। इसकी भी डायगोनल लेंथ मेजर होती है लॉन्ग एक्सिस पे, मतलब क्योंकि एक रोम्बस है ना, तो रोम्बस की जो लॉन्ग एक्सिस पे जो डायगोनल लेंथ होगी उसको मेजर करता है। ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए जैसे कि सिरेमिक्स हो गए या ग्लास के लिए अंदर ये यूज़ किया जाता है। मिनिमाइजेस क्रैकिंग्स इन वेरी फ्रेजाइल मटेरियल, मतलब कि नोप आपका किधर यूज़ हो सकता है, जैसे ग्लास हो गया है ना, या सिरेमिक्स हो गई जिसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, तो उसके अंदर हम नोप को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 2 जो है वो भी कवर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन 3 पे, दैट इज़ फटीग क्रीप सेफ्टी। सेफ्टी का मैंने अलग से ये बना रखा है, तो मैं यहाँ पे सेफ्टी कवर नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ फटीग और क्रीप कवर करूँगा। तो फटीग क्या होता है, वेल फटीग आपने सुना होगा कि अगर आप कहीं जा रहे थे, है ना, आपको बहुत फटीग महसूस हुआ, मतलब आप बहुत थक गए, है ना, थकावट हो गई आपको, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मुझे फटीग हो गया, है ना। सो आप से कह सकते हो कि यस दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। मतलब कि अगर हम बोलें कि हमने मेटल से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर ली, हमने मेटल को, मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा मेटल की बेंडिंग कर दी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास एक मेटल का रूलर है, ठीक है। आपने उस रूलर को क्या करा, आपने उस रूलर को बेंड करा, फिर उसे वापस से बेंड करा, मतलब इस डायरेक्शन में बेंड करा, फिर दूसरी डायरेक्शन में बेंड करा, ठीक है ना, और एक जॉइंट के स्पेसिफिकली आपने उसको बेंड करा है। तो उससे क्या होगा, आप उस पर स्ट्रेस ऐसे करते रहोगे। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है क्या, फॉर एग्जांपल आपकी जो एल्बो है, ठीक है, जब आप अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करते हो, ठीक है, तब, और फिर जब आप उसे अपना पूरे, जब आप फोर आर्म्स को स्ट्रेच को फोर आर्म्स को फ्लेक्स करने के लिए अपना आर्म्स को ओपन कर देते हो, तो आपके जो एल्बो वाली जॉइंट है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी क्या हो रही है हमारी, कह सकते हो काइंड ऑफ फटीग महसूस होती है। क्यों, क्योंकि हम बार बार फोल्ड करते हैं, उसे अनफोल्ड करते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और उसे हम ऐसे करते हैं। तो उस चीज़ को भी, मतलब एक एग्जाम्पल था फटीग का। अब मेटल्स के अंदर मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज के अंदर हमने ये पेपर की क्लिप ली हुई है, हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे बेंड करते हैं कंटिन्यूअसली, साइक्लिक बेंडिंग कहते हैं इसे। ये एक रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस होता है। तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमने इतनी बार बेंड कर दी कि वो हमारी टूट ही गई पेपर क्लिप, तो उसे क्या बोलूँगा, दैट इट इज़ फाइनल फेलियर। तो वो क्यों टूट जाती है, क्योंकि हमने उस पर कंटिन्यूअस स्ट्रेस अप्लाई करा, वो भी एक साइक्लिक मतलब साइक्लिक वे में हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई करा, इसलिए वो टूट गई, ठीक है ना। दैट इज फेलियर बाय रिपीटिशन। तो ये इसका ग्राफ है स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स का, हमने जितना बार स्ट्रेस को अप्लाई करा और जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारी जो वो है वो टूट जाएगी, ठीक है ना। साइक्लिक लोड हमने जब अप्लाई करा, तो वो हमारी क्रैक डेवलप हो गई हमारे किसमें, हमारी मशीन के अंदर। जैसे ये हमारी मशीन है, इस मशीन के अंदर ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली एक फटीग टेस्ट की आप कह सकते हो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिया है, ओके। ये भी वही चीज़ बता रहा है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं क्रीप के ऊपर। क्रीप क्या है? बेसिकली दैट इज कांस्टेंट लोड ओवर टाइम। मतलब एक कांस्टेंट टाइम के लिए हमने क्या हीट अप्लाई करी, ठीक है, हीट अप्लाई करी एक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, और हमने उसे लोड अप्लाई करा। लोड मतलब कि हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा एक चेम्बर है जिसके अंदर मैंने हीट प्रोवाइड करी है, ठीक है। और हीट प्रोवाइड करने के साथ साथ अब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। कैसे? ये देखो मेरे पास क्या है, ये हैंगिंग वेट है, जिससे कि मैं अपना स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझो इसको। तो क्या है? स्लो परमानेंट स्ट्रेचिंग ऑफ अ मटेरियल ओवर अ लॉन्ग टाइम वाइल अंडर अ कांस्टेंट लोड, ठीक है। एक कांस्टेंट लोड है, क्या ये वाला लोड है मेरा। लोड क्या होता है? लोड बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स कह सकते हो अप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये परमानेंट स्ट्रेचिंग हो जाएगी, मतलब कि मैं जितना ज़्यादा ऐसे करूँगा उतनी ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा ये इसे खींचेगा उतना ज़्यादा मेरा जो मेटल है वो खींचता जाएगा और वो वापस फिर उसी पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक क्ले है फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्ले के दोनों जो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक क्ले है, ठीक है। ये क्ले के मैंने दोनों एंड इसको खींचा, ठीक है। खींचने के बाद मेरी क्ले कुछ ऐसी सी हो जाएगी, है ना। अब मैं अगर वापस से इधर ही थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा तो ये वाले पॉइंट्स आपस में मिलेंगे थोड़ी, ये तो अलग हो जाएंगे ना, है ना। तो मतलब बेसिकली यही होता है हमारा क्या, क्रीप टेस्ट। मतलब कि गर्म टेम्परेचर पे कांस्टेंट लोड के साथ आप किसी मटेरियल की किसी मटेरियल को टेस्ट कर रहे हो इस फॉर इट्स स्ट्रेंथ, या फिर कितना वो ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। इसके टोटल 3 स्टेजेस आ सकते हैं। स्ट्रेन मतलब इस चेंज इन लेंथ, प्राइमरी कांस्टेंट और फेलियर। मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर आपकी कितनी लेंथ चेंज हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो कांस्टेंट हो जाएगी, और एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि आपके मतलब स्ट्रेन मतलब कि चेंज इन लेंथ जो है ना, और फेलियर मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपका वो एकदम ही पूरी की पूरी टूटने की उस पे हो जाएगी, मतलब कि ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ऐसी ही पोजीशन में रहेगी, और प्राइमरी मतलब ऐसी थी, उसके बाद ऐसे, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में उस टाइम को हम बोल सकते हैं प्राइमरी, ठीक है। फैक्टर सेफ्टी मैं बाद में कवर करूंगा, उससे पहले मेरे को कवर करना था द साइंस ऑफ मेटलर्जी एंड एक्सट्रैक्शन। द साइंस ऑफ मेटलर्जी एंड एक्सट्रैक्शन। मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब कि जो भी चीज़ धरती माँ हमें देती है दैट इज़ अ मिनरल। ओर्स क्या है? ओर्स ऐसे तरीके के मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर हमें 60% या फिर 60% से ज़्यादा किसी भी मेटल की कंटेंट एक हमें किसी भी मिनरल के अंदर मिले तो हम उसे ओर कहते हैं। मतलब और वो तरीके के हमारे पास मिनरल हैं जिसके अंदर हमारे पास 70%, ये रेड कलर क्या बताता है, आयरन हो गया, या फिर कॉपर हो गया, या फिर कोई दूसरा मटेरियल हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल लिया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे आयरन का, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर 60% मेरे पास क्या है, आयरन है, ओके। जैसे आयरन के ओर्स क्या हैं, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, या हेमाटाइट हो गया दैट इज Fe2O3, ठीक है ना। क्लीनिंग इक्वेशन दैट इज रिमूविंग द गैंज। तो ये गैंज पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये गैंज पार्टिकल्स या गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो ये गैंग पार्टिकल्स आर बेसिकली योर इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज मतलब कि हमें धरती माँ से कुछ एक मिनरल मिला, ठीक है। उस मिनरल के अंदर हमारे पास ये क्या है, आयरन है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास थोड़ा सा क्या है, ये सिलिकन है। और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास थोड़ा ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो अब हमें इसी पूरे के पूरे मिनरल में से सिर्फ और सिर्फ आयरन चाहिए, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, ओर है, ठीक है। अब उस ओर में से मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो उसको बोलूंगा दैट मैं रिमूविंग द गैंग पार्टिकल्स। मतलब ये क्या है, ये मेरे पास गैंग पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो गैंग क्या है, अनवांटेड रॉकी इम्प्योरिटीज दैट इज डर्ट, सैंड और क्ले मिक्स्ड विद ओर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स क्या है? इट इज अ केमिकल सोप एडेड टू रिएक्ट विद गैंग
ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। एग्जाम्पल वाइट केमिकल पाउडर। मतलब फ्लक्स मैं आपको बताता हूँ। फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके किसी भी ओर के अंदर चला जाएगा और उसके अंदर से जो गैंग होंगे उनके साथ रिएक्शन करेगा और एक स्लैग बना लेगा। बेसिकली फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स आपके ओर के अंदर जाता है, ओर के साथ वो ओर के अंदर प्रेजेंट जो भी गैंग पार्टिकल्स होंगे उन गैंग पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करता है और स्लैग बना लेता है। और स्लैग बेसिकली आपके जो ओर होता है ना, उस ओर के अंदर जो प्योर मेटल है उसको अलग, और जो इम्प्योरिटीज आ गई ना जो गैंग पार्टिकल्स की, वो स्लैग बना के उन्हें अलग तरीके से निकाल लेता है। ठीक है, चलो। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे मेरे पास प्योर मोल्टन मेटल आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्लैग आ जाएगा। जैसे जैसे मैं उसको हीट करता जाऊंगा, मैं फ्लक्स इसके अंदर डाल चुका हूँ, तो स्लैग जो होता है वो टॉप पे फ्लोट कर रहा है, और जो कम वेस्ट है ना, मतलब जो लाइटर वेस्ट है, वो ये वाला जो पार्ट है, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मोल्टन मेटल है वो हम यहाँ से उसे बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो। कॉमन एक्सट्रैक्शन मेथड्स। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन। मतलब कि अब एक इसका बेसिकली ये हो जाएगा कि हमें अगर कोई भी मिनरल कलेक्ट करना है, या फिर कोई और है हमारे पास, या फिर हमारे पास कुछ मिनरल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ एक ऐसा और है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि हम अगर उसे किसी भी विनोइंग प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं, जो गैंग पार्टिकल्स हैं उन्हें, तो हम उन्हें अलग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। दैट इज कि ये एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या करा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने एक प्लेट ली, और उस प्लेट के अंदर मेरे पास क्या था, मिनरल था। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। उस प्लेट के अंदर मेरे पास मिनरल था, ठीक है, और साथ के साथ मेरे पास क्या थे, गैंग पार्टिकल्स भी थे, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, उस प्लेट को धीरे धीरे नीचे की तरफ पलटता गया, और मेरे नीचे हवा चल रही थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हवा चल रही थी, ब्लू कलर से हवा बनाते हैं, तो क्या हुआ, हवा चल रही थी तो जो ये प्योर मेटल पार्टिकल्स था, या फिर जो मेरा ओर था, या फिर जो मेरे प्योर पार्टिकल्स थे, वो क्योंकि हैवी थे तो वो यहाँ पे आ गए, कलेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जो मेरे इम्प्योर पार्टिकल्स थे वो क्योंकि हल्के थे वेट में, इसलिए वो हवा की वजह से उड़ गए और वो कहीं और जाके कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटी सेपरेशन। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे कि मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन के अंदर मेरे पास क्या हुआ, बहुत सारी मिट्टी है, ठीक है, और उस मिट्टी के अंदर क्या है, उस मिट्टी के अंदर मेरे पास आयरन है, ठीक है, आयरन की फिलिंग्स है। तो मैं क्या करूँगा, एक मैग्नेट लाऊंगा, उस मिट्टी के अंदर पूरा अच्छे से घुमा दूंगा, जिससे कि मेरे इस मैग्नेट के ऊपर आयरन जो है वो चिपक जाएगा, और मेरे पास आयरन जो है वो अलग अलग कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीचिंग की। तो बेसिकली लीचिंग क्या हो जाएगा, लीचिंग इज अ केमिकल सोल्यूशन दैट डिजॉल्व्स ओर। मतलब कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास हमारा ओर है, ठीक है, और ओर के अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो मेरे पास एक ऐसा, मैं एक सोल्यूशन डालूंगा, एक और दूसरा सोल्यूशन होगा मेरे पास, तो ये सोल्यूशन क्या करेगा, ये सोल्यूशन मेरे जो प्योर मेटल है ना ओर के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसे इस ओर के अंदर जो गैंग पार्टिकल्स हैं उसे अलग कर लेगा, ठीक है। क्या, मेरा जो ये वाला सोल्यूशन है, ये मेरे ओर वाले सोल्यूशन के अंदर जाएगा, केमिकल सोल्यूशन के अंदर मेरे प्योर पार्टिकल को बाहर निकाल लेगा, और पीछे गैंग पार्टिकल्स को छोड़ देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग। कैल्सिनेशन वर्सेस रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, दैट इज हमारे पास एक मेटल था, हमने उसके अंदर हीट प्रोवाइड करी विदाउट ऑक्सीजन। मतलब कि एक ऐसा वैक्यूम था, वैक्यूम के अंदर हमने हीट प्रोवाइड करी, जिससे कि वो गर्म हो गया हमारा मेटल, और उसने एक रिएक्शन को अगर करा, जिसकी वजह से वो कुछ प्योर मेटल्स और इम्प्योर गैंग पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है। तो ये होता है विदाउट एयर। ये क्लास 10th की चीज़ है, इसलिए मैं इसे इतनी डिटेल से कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
फिर आता है दूसरा रोस्टिंग का प्रोसेस। रोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। ठीक है, चलो हम ऐसे जरा सा टेक्निकल कंसिडरेशंस फॉर डिज़ाइन। बेसिकली ये होता है कि अगर जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो अगर किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उस चीज़ के अंदर वो इतना उसकी कैपेसिटी बनाते हैं कि, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये क्या बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ ब्रिज। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने सोचा होगा कि इस ब्रिज पे एक बारी में मैक्सिमम 5 कार्स जा सकती हैं। ठीक है, 5 कार्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं, 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो है वो 5 कार्स ही हमारे पास ट्रैवल कर सकती हैं। तो क्या जो हमारे इंजीनियर्स होंगे उन्होंने सिर्फ इस ब्रिज को 5 कार्स की कैपेसिटी होल्ड करने के लिए बनाया होगा? नहीं, उन्होंने प्रोबेबली 7 कार्स या 10 कार्स की कैपेसिटी को होल्ड करने के लिए बनाया हो सकता है। बनाया हो सकता है मतलब बनाया होगा। ठीक है ना? ऐसा क्यों करा उन्होंने? ऐसा इसलिए करा क्योंकि अक्सर हमारे इस इन्वायरमेंट में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारे पास डिज़ाइन की लिमिटेशंस आ जाती हैं। मतलब बेसिकली हमारा जो मटेरियल होता है ना, ऐसा हो सकता है कि उसे जितना एक्सपेक्ट करा था हमने स्ट्रेस है वो हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा उसे वो स्ट्रेस मिल जाए। किसी भी कारण हो सकता है इसके अंदर, हम कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, है ना? तो उस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं, दैट इज कि रिस्क ऑफ फेलियर इफ एक्सीडेड, मतलब कि अगर समझो एक बारे में हो सकता है ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि 5 की जगह 6 कार आ गई, तो हमारा तो ब्रिज टूट जाएगा, है ना? पर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हमने अपनी जो ब्रिज है उसकी कैपेसिटी, हमने उसको ऐसे सोचा हुआ कि मैक्सिमम 10 कार की लोडिंग इसके अंदर वो होनी चाहिए, केपेबिलिटी। ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 की 10 कार जा सकती हैं। अभी भी अलाउइंग लिमिट 5 कार्स की है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको लेके माइंड में रखा जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट्स के साथ, मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। अगर इसकी n की वैल्यू 4 है, अगर हमने इसके अंदर मेटल को बेंड करा तो इतनी जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब ये हमने बनाया था कि इसके अंदर मैक्सिमम लोडिंग जो थी वो 1000 kg की थी, तो हमने जैसे ही 1000 kg प्रोवाइड करा तो वो बेंड ही हो गया हमारा पूरा का पूरा जो स्टैंड था। ठीक है, लेकिन हमने फिर इसके अंदर इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी n=4 पे, मतलब कि हमने 1000 किलो की हमने लोड हमारी को चाहिए थी, तो मैंने इसके 4000 किलो की लोडिंग कैपेसिटी इसकी रखी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ माई स्टैंड वॉज यूज, ऑफ माई मेटालिक पार्ट वॉज यूज। ठीक है ना? और ऑफ कोर्स ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। इंजीनियर्स को ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है अपने पास, इंजीनियर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है ना? तभी हमारे जो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हो गए हैं ना, उन सब वो तभी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेशर्स की यूनिट्स की। ठीक है, दैट इज 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल्स, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 to the power 6 पास्कल्स। ठीक है ना? 1 ATM इक्वल टू 101,325, 1 ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। ठीक है, और 1 बार इक्वल्स टू 1 × 10 to the power 5 पास्कल्स। ठीक है, ये यूनिट्स हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए, आपके याद होनी चाहिए आपको। एडिशनल टेक्निकल कन्वर्जंस यानी कि कितने psi, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 1 ATM कितना होता है, दैट इज 14.7, 1 बार 14.5, और 1 मेगा एम्पियर दैट इज 145 psi। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, इसके अलावा
आप मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, कौन से टॉपिक को कवर करूँ, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, या द नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो भी आप चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, ठीक है। वैसे